हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं या फिर जिनके आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल, एसएससी, बीएड एंट्रेंस, यूपी पीईटी या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो के लास्ट में इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में करना है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को खनिज राज्य के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी झारखंड या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। तो याद रखिए कि झारखंड को ही खनिज राज्य के रूप में ही जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं तो याद रखिएगा झारखंड में पाए जाते हैं और झारखंड के जादूगोड़ा में सबसे अधिक यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस बंदरगाह को भारत की रानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने कोच्चि बंदरगाह, ऑप्शन बी चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन सी पारादीप बंदरगाह या फिर ऑप्शन डी मुंद्रा बंदरगाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोच्चि बंदरगाह। उससे याद रखिएगा कि कोच्चि बंदरगाह जो है ये केरल में है और इसी को भारत की रानी के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मुंबई में कितने द्वीप है? ऑप्शन आपके सामने 16, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 या फिर ऑप्शन डी 7। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। तो इससे याद रखिए कि मुंबई में टोटल 7 द्वीप है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है तो याद रखिएगा सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप है तो याद रखिएगा 36 द्वीप है। अगला क्वेश्चन, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। तो याद रखिएगा कि भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है तो याद रखिएगा सेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कौन से महासागर पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है और याद रखिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है, याद रखिएगा प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किसने लॉन्च किया? ऑप्शन आपके सामने इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव या फिर ऑप्शन डी चंद्रशेखर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था वो 1973 में आया था और इसको इंदिरा गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 29 जुलाई, ऑप्शन बी 24 मई, ऑप्शन सी 20 मार्च या फिर ऑप्शन डी 26 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 जुलाई। तो याद रखिए कि 29 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य को बाघ राज्य कहा जाता है यानी कि टाइगर स्टेट कहा जाता है तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट यानी कि बाघ राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने साउथ बटन, ऑप्शन बी सुंदरबन, ऑप्शन सी कूना या फिर ऑप्शन डी रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साउथ बटन। तो याद रखिए कि साउथ बटन जो है ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो याद रखिएगा ये जो है वो हेमिस हाई है और ये कहाँ पर है तो याद रखिएगा कि जो हेमिस हाई है ये लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? ऑप्शन आपके सामने दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी दुबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राजील। तो याद रखिए कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था वो 1992 में किया गया था और ये ब्राजील के रियो डी जेनेरो में किया गया था। अगला क्वेश्चन, पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस वर्ष मनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने 2010, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2021 या फिर ऑप्शन डी 2000।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2010। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस वर्ष पहली बार मनाया गया था, तो याद रखिएगा 2010 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, किस जीव को भूमि की आंत कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने बैल, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी घोंगा या फिर ऑप्शन डी कनखजूरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केचुआ। दोस्तों याद रखिए कि केचुआ को ही भूमि की आंत कहा जाता है, केचुआ को ही प्रकृति का हलवा कहा जाता है, और केचुआ को ही किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि केचुए में कितने नेत्र यानी कि कितनी आंखें होती है, तो याद रखिएगा कोई आंखें नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति के सड़ने गलने से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी मीथेन या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। दोस्तों याद रखिए कि वनस्पति के सड़ने गलने से प्राप्त होने वाली जो गैस है वो मीथेन गैस है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जानवरों की जुगाली से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सीएनजी में कौन सी गैस होती है, तो याद रखिएगा इस पे भी मीथेन गैस होती है। दोस्तों अब कल की वीडियो से हम दो कमेंट पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला कमेंट है कीर्ति द्विवेदी जी का। इन्होंने लिखा है, सर आपकी क्लास बहुत ही अच्छी है, हम कंटिन्यू 1 ईयर से आपकी क्लास कर रहे हैं, एक दिन की भी क्लास मिस नहीं करते हैं, आपके क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत ही अच्छा है। दूसरा कमेंट है अनुज धीमान जी का। इन्होंने लिखा है, सर जी आपकी क्लास के कारण ही मेरा यूटेट, सीटेट और यूपीटेट क्वालिफाइड हो गया है, अब आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। सर जी आपकी मैं सुपर डेट की भी क्वालिफाई हो जाए, ये भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। सर जी नौकरी की बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही परेशानी है सर जी। मेरी तरफ से आपके लिए एक गाइडेंस ये है कि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने लाइफ में कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कि आपके फ्यूचर के लिए है, तो सबसे पहली बात तो उसके लिए एक प्लानिंग कीजिए, और उस प्लानिंग के लिए आप अपने पूरे दिन में, मान लीजिए आप सुपर डेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि मुझे कब खाली टाइम मिलने वाला है। अगर पूरे दिन में आपको आधे घंटे का टाइम खाली मिल रहा है और उसमें आप सोच रहे हैं कि शायद इस टाइम मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है, उस टाइम आप अपना सिलेबस लेके और अपने सारे नोट्स लेकर बैठ जाइए, और आप ये सोचिए कि मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो देखकर आपको लगेगा कि शायद इससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रखिएगा कि वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप उस चीज से इसलिए डर रहे हैं, उस चीज को नजरअंदाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप डरते हैं, उसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत है। याद रखिएगा कि अगर आप कोई भी एक टॉपिक लीजिए, उसको अब एक बार में याद नहीं होता है, तो आप डेली एक टाइम दीजिए कि मैं इस टॉपिक को डेली थोड़ा थोड़ा पार्ट बांट के पढ़ूंगा। अगर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है तो मैं अलग अलग पार्ट में बांटूंगा, उसके बाद उसको एक एक करके, मान लीजिए कि पहले दिन मैं सिर्फ पहले पार्ट को पढ़ूंगा, दूसरे दिन क्या करूंगा कि पहले पार्ट को भी पढ़ूंगा, उसके बाद दूसरे पार्ट को भी पढ़ूंगा, तीसरे दिन पहले और दूसरे का रिवीजन करूंगा और तीसरा नया पार्ट जोड़ लूंगा, चौथे दिन इन तीनों का रिवीजन कर लूंगा और चौथे पार्ट को भी पढ़ लूंगा। इस तरीके से जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको कब कब रिवाइज हो जाएगा और कब कब आपको लर्न हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सिर्फ इस ट्रिक को एक बार आजमा कर देखिएगा। मेरे लिए तो ये बहुत ही ज्यादा कारगर है। मैं जब भी किसी टॉपिक पर पढ़ता हूँ, वो मेरे लिए कठिन लगता है, तो मैं इसी तरीके से अलग अलग तरीके से बांट कर उसको रिवाइज करते हुए पढ़ता हूँ। दिन थोड़े ज्यादा लगते हैं, लेकिन एक बार जब वो याद हो जाता है तो उसको रिवाइज करने में सिर्फ और सिर्फ अगर 1 घंटे का पहले टाइम लगता था, उसके बाद मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। तो आप इसको एक बार फॉलो करके देखिएगा, शायद आपके लिए कुछ ज्यादा इजी हो जाए हार्ड टॉपिक को पढ़ने में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण से संबंधित कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने मकर संक्रांति, ऑप्शन बी बिहू, ऑप्शन सी वन महोत्सव या फिर ऑप्शन डी बैसाखी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वन महोत्सव। उससे याद रखिए कि 1 से 7 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है, और वन महोत्सव शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? याद रखिएगा KM मुंशी को जाता है। अगला क्वेश्चन, रबर के वल्केनाइजेशन में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी अमोनियम लोहा है फिर ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंधक। दोस्तों जो प्राकृतिक रबर होता है उसमें स्थायित्व नहीं होता है, यानी कि उसमें ज्यादा खिंचाव नहीं होता है। इस कारण से इसमें सल्फर, जिसे हम गंधक भी कहते हैं, इसको मिला दिया जाता है, जिस कारण से उसमें स्थायित्वता आ जाता है, और इस प्रक्रिया को हम वल्केनाइजेशन यानी कि वल्कनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है लाल रक्त कोशिकाओं में, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिकाओं में, ऑप्शन सी मांसपेशियों की कोशिकाओं में, या फिर ऑप्शन डी उपकला कोशिकाओं में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाओं में। तो याद रखिएगा कि जो हीमोग्लोबिन है ये आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने जिगर, ऑप्शन बी गुर्दे, ऑप्शन सी बड़ी आंत, या फिर ऑप्शन डी फेफड़े। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुर्दे। दोस्तों याद रखिए कि मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग यानी कि जो माना जाता है वो किडनी को यानी कि गुर्दे को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रोग आनुवांशिक है? ऑप्शन आपके सामने क्वाशियरकर, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी मरासमस, या फिर ऑप्शन डी स्कर्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोफीलिया। तो याद रखिएगा कि हीमोफीलिया को ही शाही रोग कहा जाता है और इसी को याद रखिएगा अनुवांशिक रोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा वैज्ञानिक है जिन्हें सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन बी सीवी रमन, ऑप्शन सी एस रामानुजन, या फिर ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर सीवी रमन। दोस्तों याद रखें कि सर सीवी रमन को सबसे पहली बार 1930 में विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भारत की तरफ से मिला था। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया था तो याद रखिएगा इनको प्रकाश प्रकीर्णन की खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, वनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सेरिकल्चर, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर, या फिर ऑप्शन डी सिल्वीकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिल्वीकल्चर। तो याद रखिएगा कि वनों के अध्ययन को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इन ऊतकों में से कौन सा ऊतक चेतना ऊतक है? ऑप्शन आपके सामने लिम्फ, ऑप्शन बी तंत्रिका, ऑप्शन सी रक्त, या फिर ऑप्शन डी हड्डियां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तंत्रिका। तो याद रखिएगा कि जो तंत्रिका ऊतक है इसको चेतना ऊतक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका है। अगला क्वेश्चन, कौन से पौधे में जड़ें नहीं होती है? ऑप्शन आपके सामने मूली, ऑप्शन बी अमरवेल, ऑप्शन सी मनी प्लांट, या फिर ऑप्शन डी घास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमरवेल। तो याद रखिए कि अमरवेल एक ऐसा पौधा है जिसमें जड़ें नहीं होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की गति को किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन आपके सामने स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी कार्डियोग्राफ, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्डियोग्राफ। तो याद रखें कि हृदय की गति को कार्डियोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हृदय की गति को सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन से तारे को डॉग स्टार कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पुच्छल तारा, ऑप्शन बी साइरियस तारा, ऑप्शन सी ध्रुव तारा, या फिर ऑप्शन डी सप्तऋषि तारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइरियस तारा। तो याद रखिए कि साइरस तारा जो है ये सबसे चमकीला तारा होता है और याद रखिए कि इसी को डॉग स्टार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिखों के कौन से गुरु को लाहिड़ा नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है गुरु अर्जुन देव सिंह, ऑप्शन बी गुरु अंगद देव सिंह, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, या फिर ऑप्शन डी गुरु अमरदास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु अंगद देव सिंह। तो याद रखिएगा कि सिखों के जो गुरु थे गुरु अंगद देव सिंह, इनको ही लाहिड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने डेनमार्क, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी जर्मनी, या फिर ऑप्शन डी नॉर्वे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नॉर्वे। तो याद रखिए कि नॉर्वे को ही लैंड ऑफ मिडनाइट सन यानी कि मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 21 जून की अर्धरात्रि में सूर्य दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में करना है। जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है और दूसरा क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।